बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बड़ा अच्छा चैप्टर है, फटाफट हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखेंगे कि भैया पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था वो हो रहा था कब? 1914 से 1918 तक हुआ। ठीक है, अब ये लड़ा किसके बीच में जा रहा था? तो यहाँ पर दो सेंट्रल पावर्स थी, सॉरी एक सेंट्रल पावर थी और एक थी एलाइड पावर्स। ठीक है, तो सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की आते थे और एलाइड पावर्स में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो इन दो ग्रुप्स के बीच में जो है लड़ाई हो रही थी। ठीक है, इन दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन दो ग्रुप्स के बीच में हो रहा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो हुआ 1939 से 1945 के बीच में। ठीक है, ओके। अब इसमें भी भैया दो ग्रुप्स के बीच में हो रहा, तो अब इसमें एक्सिस पावर्स कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, और एलाई पावर्स थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड यूएसए। तो भैया इन दो ग्रुप्स के बीच में फिर से लड़ाई हुई। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो भैया इनके बीच में हो रहा था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई वीमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ है ना, कैसे जन्म हुआ वीमर रिपब्लिक का। ठीक है, तो जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में लड़ाई की अलोंग विद ऑस्ट्रियन एम्पायर, उसका दोस्त था भैया ऑस्ट्रियन एम्पायर, एंड अगेंस्ट एलाइज। ठीक है, तो एलाइज के अगेंस्ट जर्मनी, हमने यहाँ पे देखा कि जर्मनी ने लड़ाई की, ऑस्ट्रिया और टर्की उसके साथ थे, उसके दोस्त थे, और एलाई पावर्स के साथ उसने लड़ाई की। ठीक है, तो एलाई कौन कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। ठीक है, फिर क्या होता है? जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। स्टार्टिंग में तो जर्मनी जीता, स्टार्टिंग में जर्मनी को जीत हासिल हुई और उसने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई भी कर लिया था, पर उसके जो एलाई थे वो जीत गए फाइनली। वो आखिरकार, मतलब उनसे इनिशियली वो थोड़ा बहुत जीत रहा था, पर फाइनल रेस में वो नहीं जीत पाया। उसके फाइनल रेस में उसके एलाई पावर जीत गए। ठीक है, और जर्मनी हार गया, और जो मतलब सेंट्रल पावर्स में आते थे जर्मनी, तो वो सारे जो है वो हार गए। ठीक है, 1918 में उनको हार नसीब हुई भाई। आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर वन एंड एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, अब भाई वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी हार गया। ठीक है, और उसके एम्परर को हटा दिया गया। ठीक है, उसको हटा दिया गया। अब फिर क्या होता भाई? एक नेशनल असेंबली मीटिंग है बनाई गई। ठीक है, एक नेशनल असेंबली की मीटिंग हेल्ड की गई वीमर में। ओके, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर वाज सेट अप इन जर्मनी, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया जर्मनी में। ठीक है, ओके, तो ऐसे जो है वीमर रिपब्लिक फॉर्म हुई। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है? तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड टू साइन। भाई पता, इन लोग ना लड़ते थे तो क्या करते थे, ये यूरोपियंस बड़े क्रेजी थे, पढ़ा लिखा पढ़ी इनको करना होती थी, तो लोग क्या करते थे, लड़ लेते थे पहले, और लड़ने के बाद ट्रीटी साइन करते थे कि तुम ये ट्रीटी साइन करो, तुम ये ट्रीटी साइन करो। ठीक है, तो वो लोग लड़ लेते थे और उसके बाद ट्रीटी साइन करते थे। ओके, जैसे मान लो कि मैं लड़ रही हूँ और सामने वाला इंसान लड़ रहा है, तो हम दोनों, जैसे अगर मैं हार गई तो वो सामने वाला जो जीता है वो मुझसे ट्रीटी साइन कराएगा भाई, मीटिंग करेगा कि भाई तुमने तो ऐसी लड़ाई की तो हम तुमसे इतना पैसा लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो एक ट्रीटी में वो पूरा क्या कहते थे, वो ना एक कॉन्ट्रैक्ट सा बना देते थे और उसमें वो साइन करा देते कि भाई प्रूफ के लिए तो तुमने तो ये ट्रीटी साइन की थी, तो ऐसा करते थे। तो ऐसे ही ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी हैड टू साइन अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। भाई जर्मनी को बहुत गंदी ट्रीटी साइन करनी पड़ी, उसका जिसमें बहुत अच्छा खासा नुकसान वगैरह भी हो रहा था। ठीक है, जर्मनी हैड टू साइन अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी एट वर्सलीज। भाई वर्सलीज एक जगह का नाम है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। और किसके साथ साइन करनी पड़ी भाई? एलाई पावर के साथ, क्योंकि उसी के साथ तो वो हारा था, है ना, मतलब उन्हीं के अगेंस्ट तो वो हार गया था भाई, एलाई पावर से उनको हरा दिया था। तो जर्मनी वाज, अब जर्मनी में क्या हुआ, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। ठीक है, और उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ा कंपेंसेशन के रूप में, भैया कि तुमने लड़ाई की है,
तो अब तुम कंपेंसेशन भरो, है ना। तुम्हें तो एक तो तुम्हें मिलिट्री हटा दी, तुम उसको डीमिलिटराइज कर दिया और उसको बोला कि अच्छा खासा पैसा भरो, कंपेंसेशन दो हमको, ठीक है। उसके बाद इन जून 1919 द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन हुई, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कब? जून 1919 में साइन हुई। और क्या अलाय पावर ने भैया बोला कि तुम्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं हम तुमको बहुत गंदी तरीके से ह्यूमिलिएट करेंगे और तुम्हारे उनके मुंह पे पटक दी, लो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन करो। तो क्या क्या था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में? सबसे पहले जर्मनी को बोला गया कि जो भी वॉर और डैमेज हुआ है उसका जिम्मेदार तुम हो, उसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि भाई यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, ठीक है। उसको बोला कि कंपेंसेशन भरो तुम, है ना, फीस भरो, कंपेंसेशन भरो। उसके बाद रिसोर्स रिच भैया एक जगह थी राइनलैंड, ओके। राइनलैंड एक जगह थी जो जिसमें काफी ज्यादा अच्छे खासे रिसोर्सेस थे, तो उसको ऑक्यूपाई कर लिया इन एलाय पावर्स ने, ठीक है। जो जीत गए थे उन्होंने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, जर्मनी से छीन लिया। Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France। भाई जर्मनी ने जो भी उसकी बाहर दूसरे देश में जहां भी, दूसरे पूरे वर्ल्ड में जहां भी उसकी कॉलोनीज बनी हुई थी वो सारी खो दी, ठीक है। उसकी 10th पॉपुलेशन उसने खो दी, 13% उसकी टेरिटरीज उसने खो दी, 75% उसका आयरन और 26% उसका कोल फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो जर्मनी को अच्छा खासा झटका मिल गया, है ना। तो वीमर रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की मदद से वीमर रिपब्लिक को जर्मनी में लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई वीमर रिपब्लिक ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी? ला तो दिया इन्होंने, अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी देखते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी, एक एक करके देखते हैं। इट हैज साइंड द ट्रीटी एट वर्सलीज एंड हेंस इट वाज हेल्ड रिस्पांसिबल एक्सेप्टिंग द ह्यूमिलिएटिंग प्रोविजंस, ठीक है। अच्छे खासे उनको प्रोविजंस भी एकदम ह्यूमिलिएटिंग थे उनके। देखते हैं, owing to some inherent defects with proportional representation the Weimar Republic was fragile। भाई बहुत कमजोर थी ये, ठीक है, कमजोर थी, ठीक है। भाई ह्यूमिलिएटिंग मतलब अच्छे कंडीशंस में नहीं बन पाई थी ना। अगर भाई शांति पूर्वक बनती तो सही भी रहती है। एकदम आपने किसी को एकदम ह्यूमिलिएट करके उसके सामने रख दिया भैया कि ठीक है ये है तुम्हारा, ये है वीमर रिपब्लिक बना दी उन्होंने, तो वो भी उनको कहते ना ह्यूमिलिएटिंग ही फील हो रही थी। तो बहुत फ्रेजाइल थी, आसानी से टूटने वाली थी, ठीक है। पीपल, लोग उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे थे, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। भाई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पॉलिटिकली, है ना, सही माहौल नहीं था, पॉलिटिकल माहौल उसका सही नहीं था, इसलिए बहुत फ्रेजाइल थी, ठीक है। उसके बाद द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, भाई 1929 से 32 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। फर्दर हिट द जर्मन इकोनॉमी, इसने जर्मन की इकोनॉमी को भी हिट किया था, मतलब उसकी इकोनॉमिक हेल्थ जो थी जर्मनी की वो भी गिर चुकी थी काफी हद तक। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फेल एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वाज वेरी हाई। जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो गया क्योंकि भाई इकोनॉमी अच्छी नहीं है ना, पैसा ही नहीं है, तो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। द वीमर रिपब्लिक हैड टू फेस द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टसिस्ट लीग। भाई रिवॉल्यूशनरीज राइज हो रहे थे। जब भुखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट है तो रिवॉल्यूशनरी उभर के आते ही आते हैं। ये फ्रांस में हमने देखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने ये चीज देखी है ना। तो भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा, तो वीमर रिपब्लिक भैया उसके सामने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज आ रहे थे इन प्रॉब्लम्स की वजह से। विद चेंजिंग सिचुएशंस इन 1923 इट प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, ठीक है, विद टू मच प्रिंटेड करेंसी। अब भाई 1923 में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा इन्होंने पेपर करेंसी प्रिंट आउट कर दी थी, ठीक है। अब बहुत ज्यादा जब प्रिंटेड मनी सर्कुलेट हो रही थी तो जो जर्मनी करेंसी थी उसकी वैल्यू गिर गई थी, ठीक है। उसकी वैल्यूज थी, जो जर्मनी के गुड्स की, जो जर्मनी के सामान की जो वैल्यू थी, जो भी उसके पैसे की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा गिर गई थी।
और वहां पे आ गया था हाइपर इन्फ्लेशन, अति महंगाई आ गई थी, ठीक है। अगर मार्केट में ज्यादा भी सर्कुलेशन है मनी का तो भी इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। फिर भाई इफेक्ट्स ऑफ वार क्या क्या हुए। द वार हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट पे बहुत गंदा इम्पैक्ट हुआ था। साइकोलॉजिकली भी लोग बाग दिमाग से भी परेशान हो गए थे, इतनी लड़ाई बम्बार्डिंग सुन सुन के। और फाइनेंशियली भी वो लोग वीक हो गए थे, पैसा नहीं बचा था भाई, क्योंकि वॉर कैसे होता है, वॉर हमेशा होता है पैसे की दम पे, अगर पैसा नहीं तो वॉर नहीं, जेब में होने चाहिए पैसे तभी लड़ेंगे वॉर, ठीक है। तो फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर यूरोप बिकम अ डेब्टर, ठीक है। अब भाई यूरोप जो स्पेशली जो ब्रिटेन भी हुआ करता था वो क्रेडिटर हुआ करता था भाई, लोगों को लोन देता था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएस जो है वो क्रेडिटर बन गया था और ये यूरोप जो है वो डेब्टर बन गया था, मतलब भाई कर्जदार हो गया था, कर्ज लेने वाला बन गया था, ठीक है। तो यूरोप जो है एक डेब्टर बन गया था। द सपोर्टर्स ऑफ द वीमर रिपब्लिक वर क्रिटिसाइज, जो सपोर्ट करते थे वीमर रिपब्लिक को उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा एंड बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल्स, और उनको इजीली अटैक किया जाता, मतलब उनपे कुछ ना कुछ बातें बोली जाती रही, तो उनको क्रिटिसाइज किया ही जाता था, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, और सोल्जर्स को भैया ज्यादा सिविलियंस के ऊपर देखा जाने लगा, ठीक है। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इंपॉर्टेंट, भैया प्रोपेगेंडा बन गया था कि एग्रेसिव वॉर होना चाहिए, नेशनल ऑनर की भाई क्या है क्या नहीं, ऑनर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। सिविलियंस जो हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, ठीक है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं एक स्पार्टसिस्ट जो थे, इन्होंने एक फाउंड की कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। जर्मनी में जो कम्युनिस्ट पार्टी आई उन्होंने स्पार्टसिस्ट ने इनको फाउंड किया था, ठीक है। Political radicalization was heightened by the economic crisis of 1923 as Germany refused to pay the war reparations. France occupied its leading industrial area. भैया हमने तो देखा है कि जर्मनी जो है वो क्या नहीं कर पाई थी, उसने अपने जो वॉर वो जो कंपनसेशन है वो प्रॉपर नहीं भर पाई थी, तो फ्रांस ने उसके लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। रुर जो था, रुर बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। जर्मनी रिटेलिएटेड, जर्मनी ने रिटेलिएट किया, प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली, भाई बहुत ज्यादा पेपर करेंसी उसने निकाल दिया। अभी हमने देखा कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, द वैल्यू जो वैल्यू थी जर्मनी करेंसी की वो कोलैप्स हो गई, वो गिर गई, और जो प्राइसेस थे जो गुड्स के वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। यहीं पे हमने वही चीज अभी देखी थी कि बहुत ज्यादा महंगाई आ गई थी, यही चीज देख रहे हैं कि 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, ठीक है। जर्मनी अपना जो वॉर का उसको कंपेंसेशन देना था वो नहीं दे पा रहा था, ठीक है। इसकी वजह से रुर को ऑक्यूपाई कर लिया। जर्मनी ने क्या किया, भाई हम और पैसा छापेंगे, भाई पैसा छापा तो उसकी प्राइस की उसकी पैसे की वैल्यू गिर गई और वो कोलैप्स हो गया, ठीक है, और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया था, ठीक है। ईयर्स ऑफ डिप्रेशन देखेंगे तो 1924 से 1928 जो है यहां पे हम देखते हैं भाई कि कुछ स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, पर ये स्टेबिलिटी रेत के ऊपर बनी हुई थी, ये स्टेबिलिटी ज्यादा दिन चली नहीं, ठीक है। इन 1924 with the introduction of Davis plan by the Americans, Germany came out from the financial instability, ठीक है। जब डेविस प्लान आया था अमेरिकन्स ने इंट्रोड्यूस किया, तो जर्मनी जो है इंस्टेबिलिटी जो चल रही थी वो उससे थोड़े बहुत वो बाहर निकल के आए, ठीक है। जर्मनी जो है वो टोटली डिपेंडेंट था शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर और लार्जली फ्रॉम यूएसए से वो ना शॉर्ट टर्म थोड़े लोन्स ले रहा था और उसके ऊपर ही वो डिपेंडेंट था। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन, ये जो सपोर्ट था इसको खींच लिया गया, इसको वापस ले लिया गया with the crash in 1929 of the Wall Street Exchange. The German economy was hit badly, और वापस से जर्मन की जो इकोनॉमी थी वो वापस से बहुत बुरी तरीके से पिटी गई। तो 1924 से 28 तक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखते हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिकन्स ने डेविस प्लान निकाला था, वो थोड़े बहुत लोन शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट थी जर्मनी, ठीक है। पर 1929 में फिर से अच्छी खासी मार पड़ी और इकोनॉमी उसकी फिर से गिर गई। द मिडिल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन वर फिल्ड विथ फियर, भाई बहुत ज्यादा डर गए थे कि अब हमारा क्या होगा,
अब हमें खाना मिलेगा कि नहीं, काम मिलेगा कि नहीं, वो बहुत ज्यादा डर चुके थे, उनके दिमाग में डर ही डर भर गया था। ठीक है, तो अभी हमने इतना लेक्चर किया, इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप स्कोर प्लस ऐप से उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, बाय बाय।